Hello guys, now only 155 days are left for us to complete our mains syllabus because from January we have to start with the prelims full fledgedly because it is becoming difficult and difficult day by day. तो अब हमारे पास सिर्फ 155 डेज़ हैं मेंस का सिलेबस कवर करने में, जिसमें कि 7 GS के पेपर्स हैं और 7 GS प्लस ऑप्शनल के पेपर्स हैं। तो साथ के साथ पेपर अपने को दिसंबर तक ख़त्म ही करना है बिकॉज देर इज़ नो टाइम आफ्टर प्रीलिम्स लेफ्ट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो आज 30th जुलाई है, बेसिकली कल 29 जुलाई था एंड आई हैव डन माई टारगेट ट्रैकिंग और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा टू बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई विल ट्रैक माई टारगेट्स एंड पुट इट अप हेयर फॉर मी टू बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स देम। सो माई टारगेट्स वर आई डिड एनालिसिस ऑफ टॉपर्स कॉपी। मैंने आदित्य सर की एथिक्स की कॉपी एनालाइज की थी, उसमें से फ्रेमवर्क्स कैसे बिल्डअप करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आई एनालाइज्ड इट ऑल एंड थोड़ा मैंने सीखा भी उसमें से। प्लस मैंने मुझे जैन सर का एमएमपी ले रखा था लास्ट ईयर, इस साल का एमएमपी आई हैव नॉट टेकन बट मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। लास्ट ईयर देर आर अराउंड 17 लेक्चर्स एंड थोड़े से बैकलॉग्स बन गए हैं, मेरे को जुलाई में ख़त्म करना चाहिए था बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। सो अभी लेक्चर 10 एंड 11 आज मैंने कंप्लीट किया है मुझे जैन सर के नोट्स से। और विजन का मैंने आज करंट अफेयर्स पढ़ा, मंथली पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़े थे उसमें, मे मैगज़ीन का। मुझे पता है विजन में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं उनका आगे मंथली मैगज़ीन आएगा नहीं आएगा, तो पता नहीं कैसे करना है बट मंथली मैं मई का तो कर ही लूँगा, प्लस जनवरी टू मई इस ऑर्डर में चलना पड़ेगा। ऑल्सो कुरुक्षेत्र का भी जून में टेक्नोलॉजी फॉर वेलफेयर वाला सीन था, ये टॉपिक पे कुरुक्षेत्र ने मैगजीन निकाली थी। इस GS3 इंक्लूसिव ग्रोथ और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ये वाली मैगजीन। सो इसमें से भी मैंने थोड़ा पढ़ा और सिलेबस के लिंकेज बनाने की कोशिश की। फोकस 90% ही कह सकता हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत इसमें आज, बट इट वाज अ गुड डे। डीप स्टडी सेशंस थे और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, प्लस फ़ोन का भी यूजेज कम था आज के टाइम पे। व्हाट स्लोड मी डाउन टुडे टाइम मैनेजमेंट ठीक है, अच्छा था बट कोई नहीं। थोड़ा बैकलॉग ज़्यादा बन चुके हैं बिकॉज एथिक्स कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक, प्लस उसका एक्टिव रिकॉल भी करना है। और PYQs बहुत ज़्यादा नहीं अप्रोच किए आज, कनेक्शंस नहीं बनाए PYQs में, वो कल करने पड़ेंगे। 10 एटलीस्ट PYQs करने पड़ेंगे। PYQs के लिए मुझे यूज़ करना है ओनली IAS का मेंस वाला जो मॉडल है, मॉडल आंसर्स हैं उसके, एंड पैटर्न्स देखने, सॉल्व करना है क्वेश्चन बैंक से, और टॉपर्स कॉपी एनालाइज करनी है। और टुडे आई मिस्ड माय मेडिटेशन एंड त्राटक ऑल्सो फॉर 20 मिनट्स, तो वो भी करना है। आज के स्टडी आवर्स आई डिसाइडेड कि मेरे को 9 घंटे पढ़ना है बट आई वॉज एबल टू स्टडी लाइक 8 आवर्स 14 मिनट्स, नॉट बैड बट कल 9 आवर्स का कंप्लीट करना है टारगेट। सो कल के आज के टारगेट्स, मतलब ये वीडियो आज 30th जुलाई को बना रहा हूँ मैं। सो टुडेज टारगेट्स वुड बी एक्टिव रिकॉल लेक्चर 4 एंड 5 मुदित जैन सर के नोट्स का, जिसमें कि टॉपिक्स थे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड द थिंकर्स लाइक लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक देव एंड देयर फिलोसफीज रिगार्डिंग द एथिकल कंडक्ट। तो इस चीज़ को एक्टिव रिकॉल करना है और वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है। PYQ और सिलेबस का एक्टिव रिकॉल करना है, एथिक्स का GS4 का और GS2 का इसमें मैं टारगेट लिया हूँ। एंड नोट्स ऑफ लेक्चर 12 अभी हमने आई डिसाइडेड टू स्टडी लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट, डैनियल गोलमैन वाला, दैट चैप्टर आई रेड टुडे। और लेक्चर 12 जो है वो फिलोसोफर्स के बारे में है, जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के बारे में है लेक्चर 12। सो ये कल पढ़ना है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। फिर आदित्य सर की AR1 जो थे 23 में, उनकी एथिक्स की कॉपी का एनालिसिस करना है, जो कि IS हब के पोर्टल पे अपलोडेड है। और अगर टाइम परमिट करता है तो अप्रैल मैगजीन जो है करंट अफेयर्स की विजन की, उसका पॉलिटी वाला पार्ट करना है। आज मैंने मई के पॉलिटी वाला पार्ट किया था। तो ये मेरे टारगेट्स हैं कल के, और दिस इज़ इट। थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल कर सकता हूँ मैं अभी थोड़े बहुत टॉपिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉज द फर्स्ट टॉपिक जो आज मैंने पॉलिटी की मैगजीन में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था PIL का, फिर पंचायत
एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत के बारे में एक जो इंडेक्स निकला था ये था। फोर्थ टॉपिक वाज अबाउट स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया, और फिफ्थ वाज अबाउट न्यूज़ इन शॉर्ट्स। न्यूज़ इन शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ उसमें से प्रीलिम्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो इसको भी देख लेंगे। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला टॉपिक एक्टिव रिकॉल करता हूँ, and then I will revise and do active recall sessions again after some time. So constitutionalism, पहले तो मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इट्स एसेंस मीन्स की लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर्स दे दोगे, देन इट बिकम्स अ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, then it is not limited by the constitution. So the concept of constitutionalism vanishes in that democracy or any other form of government. So इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम अभी हमें ऐसा लगने लगा था दैट द टायरनी इज इंक्रीजिंग आफ्टर द स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिगार्डिंग नीट एग्जाम लीक वाज देयर। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, देर वर लाठी चार्ज, देर वर टीयर गैस थ्रोन एट देम। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट को बाउंड करके रखता है। अब द टूल्स इट यूजेस आर, जैसे आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट इज़ अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज, रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है। यू, it doesn't matter that you are that how rich you are, how influential you are, you have to be bound by the law. Everybody is equal in front of the law. So this establishes constitutionalism. Second is fundamental rights also establishes constitution, that the government is stopped from uh, uh, exploiting your fundamental rights, exploiting you as a person। जैसे freedom of speech 19 clause 1 clause A हो गया। एंड एक और चीज़ होती है 13 आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। these articles allow you to go to the judiciary, मतलब जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है इसमें, इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस रिड्रेसल। और एंड इट देयर वाज लाइक डीपीएसपीज जो हैं, डीपीएसपीज दे गाइड द गवर्नमेंट। these are directive principles to the state, they guide the government to take actions in the favor of people for the welfare of the state। जब वेलफेयर ऑफ द स्टेट होगा तो अपने आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लरिश करेगा इन द डेमोक्रेसी। एंड स्टेट हमें पता है क्या होता है, स्टेट इज पी प्लस एस प्लस टी प्लस जी। सो ये सोवरेनिटी है, ये टेरिटरी है, ये पीपल है और ये गवर्नमेंट है। whenever these four things are come together, then a state is formed। इस पे प्रीलिम्स पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था, और आर्टिकल 12 में स्टेट का वैसे मीनिंग दे रखा है। नाउ इफ these are the things that promote constitutionalism in India, and challenges to the constitutionalism, चैलेंजेस क्या रहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, वो है एग्जीक्यूटिव ओवर रीच। मतलब एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा एक टायरेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे इंडिया में अगर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आर्टिकल 352 टू 360, तो इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ मिसयूज़ करने लग जाती है गवर्नमेंट। सो देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज चैलेंज्ड, थोड़ा सा सेंटर के फेवर में ज़्यादा हो जाता है, एंड स्टेट्स सफ़र अलॉट। सिमिलरली द स्ट्रक्चर इज क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है तो states have a lesser say in the politics of India, in the governance of India, sorry। because of this quasi federal structure, इसके भी अपने reasons थे, but most of the times it is misused in the country। then there was president's ordinances। ordinances are alternative routes of legislation। whenever the parliament is not in session,
ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करते हैं, एंड दे आर बाईपास थ्रू द लेजिस्लेटिव इंक्वायरी. जनरली एमपीज का काम होता है, द सिलेक्टेड पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका काम होता है एमपीज का टू पास अ पॉलिसी, टू पास अ लॉ, टू मेक रूल्स, टू मेक लॉज. बट जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, एंड वी नो दैट एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव हेड हैं प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट हैं एंड एग्जीक्यूटिव के हेड हैं. सो इफ ही passes ordinances, then it is a threat to separation of powers in a sense. If this is a threat to separation of powers, ultimately constitutionalism is compromised. Ultimately, the authority shifts in the court of executive. So it can also be written in executive overreach. But ordinance एक अलग point भी लिखा जा सकता है. For example, in DC वाधवा case, the Supreme Court versus State of Bihar, this was versus State of Bihar, the Supreme Court categorically said that repromulgation of ordinances, मतलब बार बार एक ही सिमिलर ऑर्डिनेंस को पास करना एंड बाईपासिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स is a fraud to the constitution. It is a fraud to the constitution. Repromulgation of ordinances is fraud to the constitution. It is a loophole which the executive has found out. और इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी हैम्पर होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट होता है that you have to follow the provisions of the constitution, not only in letter but also in spirit. The constitutional morality also gets hampered due to this, because these are the loopholes which the government is taking advantage of. So next would be judicial overreach, judicial activism versus judicial overreach. ये भी एक चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए. If the judiciary is active, they are taking up suo motu cognizance cases. So it functions as like, अब क्या होता है कि जुडिशरी जो है वो एक्टिव तो रहती है, बट समटाइम्स इट ओवर रीचेस, इट एक्सप्लॉइट्स मोर देन इट हेल्प्स समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्राई टू मेक लॉज, जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो they are not in favor of the separation of powers model. The checks and balances model is there, but sometimes separation of powers has to be taken care. Separation of powers, for example, article 50 में दिया हुआ है separation of judiciary from executive in case of public services. So this is also a factor due to which constitutionalism in India is established. The constitution has specifically said that the separation of powers model has to be followed, which was given by Montesquieu. He was a French philosopher. Montesquieu. I don't spelling is right. ठीक है. These were the challenges. These were some of the challenges. इधर ही कहीं अलग से भी separation of powers को लिखा जा सकता है. और checks and balances. इस पे क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने कि do you think that India follows a strict model of separation of powers or not, और the checks and balances के बारे में उसमें लिखना था कि ऐसे 3 organs होते हैं of the government, but due to the parliamentary form of the government which we got inspired from the Britishers, Westminster model of the government बोलते हैं उसको. So उसमें क्या होता है, executive is carved out of legislature and executive is responsible to the legislature. You have to become an MP first in order to become a minister. You have to be chosen as an MP first in order to join the council of ministers. अगर आप पहले मिनिस्टर बन गए and within 6 months you are not able to join any of the house of the parliament, Lok Sabha or the Rajya Sabha, the lower or the upper house, then automatically आपका पोस्ट ऐसे चले जाएगा मिनिस्टर का. सो वायलेशन हो जाता है उसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर का. से ये हो गया. अभी इसके बाद हम केस लॉज पढ़ेंगे. थोड़े से केस लॉज बताता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वैलिडेट किया गया है थ्रू सुप्रीम कोर्ट.
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फाउंडर्स थे, जो मेकर्स थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उनके थॉट्स को वैलिडेट कहाँ कहाँ किया गया है और कहाँ कहाँ एडिशन किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। तो केशवानंद भारती केस, द लैंडमार्क जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। ओके वेट एक मिनट, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु था या यूनियन ऑफ इंडिया था? ओके आई हैव टू चेक। अभी तो केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से ये होता है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑल्टर, sorry the government cannot, the legislature cannot alter the basic structure. Some parts of the constitution come under the basic structure, for example secularism, for example the Indian model of socialism, for example कुछ सेपरेशन ऑफ पावर्स में होता है तो उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। फेडरलिज्म, फेडरल मॉडल ऑफ इंडिया, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। जैसे इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या कहता है, सर्वधर्म संवाद, दैट इज प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, कि वी विल स्टे एट अ डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज state and these are n number of religions. West में, in France, in UK, in USA, what they follow is they keep equidistant from every religion but they will not interfere in any religion. मतलब मैं इसकी प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व करूंगा, मैं इसकी प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व करूंगा, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं। और इफ़ यू वांट टू फंक्शन, फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइज करो अपनी चीज़ें, यू नो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है खुद ही मैनेज करो। बट इट इज़ नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया क्या करता है, इंडिया इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एवरीबडी, हर किसी से इक्वी डिस्टेंट है इंडिया, हर रिलीजन से, बट इट विल हेल्प एवरी रिलीजन इक्वली टू फ्लरिश। इंडिया में द गवर्नमेंट और द state will not isolate the religion from themselves but they will help them equally. So this is a better model in comparison to the western model of secularism. And इस पे क्वेश्चन आया था 2018 में, what France can learn from the Indian model of secularism, GS2 में क्वेश्चन आया था। So this is what it is. So second case was, wait, sorry, second case was Ramesh Prasad versus यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में ही बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए थे, तो इसको भी कोट कर सकते हो व्हेन एवर अ क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इनको कहीं और भी आप कोट कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का क्वेश्चन आ गया तो उधर डॉक्ट्राइन, उधर ये वाला केबीसी केशवानंद भारती तो एवरीबडी विल कोट, यू नो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेमस केस, इट इज़ द लैंडमार्क जजमेंट। अभी हमने बात की डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, DC Wadhwa versus state of Bihar. I am not sure it was 67 or 87. I will check it, but थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को। बट DC Wadhwa versus state of Bihar, वैसे अगर सिर्फ इतना भी लिखा होगा तो चलेगा, बट दिस, अब इसमें क्या था, वही कि repromulgation of ordinances is a fraud to the constitution. So Supreme Court categorically said to the government that you have no right to repromulgate the same ordinance and bypass the legislative procedures. If you are doing that, this is simply a fraud to the constitution and you are guilty in this scene. तो उन्होंने बोल दिया कि you don't have any right to do this. This also establishes constitutionalism in India. Fourth case is like K.S. Puttaswamy, which is a very famous case. Expansion of Article 21, right to privacy. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस केस, और प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछ चुके हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस केस में भी ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक ह्यूमन राइट। आर्टिकल 21 के अंडर, आर्टिकल 21 के एम्बिट में इसको डाला गया था, राइट टू प्राइवेसी को। इट इज एन इंट्रिंसिक ह्यूमन राइट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन एंड एस्टैब्लिश द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो fifth case laws was Navtej Singh Johar. Another very famous landmark case and important case, Navtej Singh Johar case, 2018, which decriminalized homosexuality in India. Before that, homosexuality was criminalized. Criminal offense था homosexual होना. Decriminalized homosexuality. This also
comes under ambit of Article 21. इसको जो भी आर्टिकल 21 के एम्बिट के अंदर चीज़ें आती हैं, एंड ड्यू टू द इनोवेशन, जुडिशियल इनोवेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 21 का स्कोप जो है एक्सपैंड होता जा रहा है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली द क्वेश्चन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज बीन आस्क्ड. सी, सो नवतेज सिंह जोहर वाला केस हो गया, एंड दिस वाज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एक बार पीआईएल में छोटा सा ब्रीफ में कर लेते हैं, फिर आई विल क्लोज द वीडियो. तो पीआईएल जो होता है, पीआईएल इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब इसमें दो टाइप की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, रिप्रेजेंटेटिव सोशल एक्शन, रिप्रेजेंटेटिव सोशल एक्शन, एंड इट इज़ ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि आप किसी को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो. पीआईएल पहले होता गया, पीआईएल इज लाइक a petition filed in the court which on the behalf of a person who cannot file his or her own petition due to some reasons, due to poverty, due to illiteracy, due to any health issue or etc. So रिप्रेजेंटेटिव सोशल एक्शन और जनरल. रिप्रेजेंटेटिव सोशल एक्शन, फॉर एग्जांपल एक कोई फार्मर है या देयर इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड यू आर फाइलिंग अ पीआईएल इन ऑन द बिहाफ ऑफ देम कि सब्सिडी के ड्यूज नहीं क्लियर हो रहे हैं एंड एमएसपी के इशू पे कुछ करना है, सो यू आर फाइलिंग पीआईएल ऑन बिहाफ ऑफ देम. और जनरल में क्या है, जनरल रोल, जिससे कि पूरी जनरल पब्लिक को इफेक्ट होता है कुछ हो. फॉर एग्जांपल एमसी मेहता केस था. it was a climate change he was a climate change activist. तो environmental जो repercussions हैं that are for everybody equally. So this was a general PIL. अब हुसैनरा खातून जो है, that was right to free and speedy trial, free lawyers, free legal aid. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लीगल एड. सो हुसैनरा खातून was a representative social action. अब PIL में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड लोकस स्टैंडाई. लोकस स्टैंडाई इज द पर्सन. मैथमेटिक्स में लोकस स्टैंडाई क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कोनिक सेक्शंस में हम पढ़ते थे कि जिसके जैसे कि ये पॉइंट है, इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं चीज़ें. सिमिलरली इन लीगल टर्म्स लोकस स्टैंडाई इज अ पर्सन जिसके अराउंड रिवॉल्व करती है. मैं ये बंदा हूँ जो जिसको केस से अफेक्ट होना है. I am the person who is affected. Somebody else is filing the PIL on behalf of me, but I am the person who is getting affected. So the case revolves around me. समझ रहे हो आप? जनरल केसेस में जनरल पब्लिक इज द लोकस स्टैंडाई. स्पेसिफिक केसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव जिसका होता है, मतलब द पर्सन who is being represented, that he is locus standi. So this is the concept of PIL. इसमें और भी चीज़ें थी, एंड पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स था कि इसमें डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स के बारे में कि कितना चैलेंजेस हैं उसमें, एंड डेटा ड्रिवन स्टेटिस्टिक्स वगैरह कुछ थे इसमें, डेटा नंबर्स थे. तो दैट आई विल सी वन मोर टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, तो मतलब आज सुबह पढ़ा था मैंने. सो आई विल सी वन मोर टाइम. और ऐसी स्पोर्ट्स गवर्नेंस था. स्पोर्ट्स गवर्नेंस मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी इनडायरेक्टली यूज्ड इन और अप्लाइड इन अदर थिंग्स, अदर क्वेश्चंस. So this was for today. Tomorrow I will track another session. और अभी थोड़े कंसिस्टेंसी, मुझे कंसिस्टेंट रहना है इन चीज़ों में. एंड till December 31st I have to anyhow complete the main syllabus. I have to practice some answer writing, and बर्डन नहीं आना चाहिए between the pre and mains. उसमें सिर्फ रिविजन होना चाहिए, and optional is very important. Optional I also have to cover. So that is it for the day.